अच्छा, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में गेम ये है कि मुझे लग रहा है कि हाँ ये अपना इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का ही क्वेश्चन है, सही है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल बेसिकली वो नेट प्रेजेंट वैल्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सब स्टूडेंट ने जरा इस पे फोकस रखना। चलो स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है डांसर कंपनी, वाह, कंपनी का क्या नाम है? डांसर कंपनी विशेस टू बाय अ न्यू पैकेजिंग मशीन। टू ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल है, दो ऑल्टरनेटिव्स अपने पास, मशीन ए एंड मशीन बी। बोथ हैव एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 3 इयर्स, दोनों के पास एक्सपेक्टेड लाइफ है 3 इयर्स की। डांसर कंपनीज मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैज बिगन किसी की वॉइस, मेरी साइड से वैसे नेट इशू नहीं है, अगर वॉइस तक किसी की हो रही है तो रिकनेक्ट कर ले या दोबारा ज्वाइन कर ले सेम लिंक पे। वैसे मैंने तो मेरी साइड से मेरे नेट क्लियर है, ठीक है, अगर सबको इशू हो रहा है तो बता दें। अच्छा, अब वो कह रहे हैं डांसर कंपनीज मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैज बिगन टू प्रिपेयर फॉलोइंग स्प्रेडशीट टू इवेल्युएट टू मशीन्स बट डिड नॉट येट कंप्लीटेड इट। द डाटा एंटर टू डेट इज करेक्ट। बेसिकली कंपनी है जिसके पास दो ऑल्टरनेटिव है, उसने मशीन लेनी है, या मशीन है या मशीन भी, दोनों की लाइफ 3 साल है। और मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है ना वो अभी स्प्रेडशीट बना रहे हैं उन दोनों मशीनों को इवेल्युएट करने के लिए, लेकिन अभी तक वो इवेल्युएशन कंप्लीट नहीं हुई। द डाटा एंटर्ड इन टू द डेट इज करेक्ट, ये जो डाटा है ये करेक्ट है। अच्छा, मशीन बी, अब मशीन बी की वो बात करने लगा है। हैज अ परचेज, मशीन बी हैज द परचेज कॉस्ट ऑफ 10,000, मशीन बी हमें पड़ी है 10,000 की। एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू इन 3 इयर्स लाइफ 4,000 एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू है। जनरेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 7,000 पर एनम बिफोर इनकरिंग प्रोडक्शन ओवरहेड्स, यानी कि जो डेप्रिसिएशन कवर करने से पहले पहले, मतलब वो कह रहा है कि 7,000 बिफोर इनकरिंग द प्रोडक्शन ओवरहेड्स इंक्लूडिंग स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन ऑफ 3,000। बेसिकली वो कह रहा है कि 7,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन अभी प्रोडक्शन ओवरहेड्स इनकर नहीं हुए, और इसमें इंक्लूड है, यानी इस प्रोडक्शन ओवरहेड जो 3,000 की है इसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड है, देखते हैं। इन एडिशन मेंटेनेंस कॉस्ट भी 1,200 की है पर ईयर, विल बी पेएबल ईच ईयर इन एडवांस, वो भी देनी है। ऑल कॉस्ट एंड रेवेन्यूज अपार्ट फ्रॉम द परचेज कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट में बी एज्यूम टू अकर एट द एंड ऑफ ईयर। सारे खर्चे जो है ना वो परचेज कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट वो एडवांस में, बाकी सारे एंड ऑफ ईयर पे होते हैं। डांसर कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, जो हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालने में या किसी चीज में काम देगा। इन स्प्रेडशीट T0, T0 ये T0 का मतलब है डेट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी कि ईयर जीरो। T0 यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब है ईयर जीरो। इसी तरह T1 जो है उसका मतलब है ईयर वन, ये बताया हुआ है। T1 T2 ईयर का बताया हुआ है। अच्छा, अब देखते हैं एक एक चीज करके सारी चीजें निकालते हैं। व्हाट इज द एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन ए? पहले मशीन ए को थोड़ा समझते हैं। मशीन, अच्छा ये सारा नोट जो था वो मशीन बी का था, इसलिए अभी अपन लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, अभी हम देखेंगे मशीन ए की बात। मशीन ए में अगर आप देखो तो वो आपको बता रहा है कि डांसर कंपनी ने जो डाटा दिया हुआ है, हाँ सही है, उसने जो डाटा दिया हुआ है वो ये है कि मशीन ए 12,000 की इन्वेस्टमेंट हुई है, 12,000 की ईयर जीरो में इन्वेस्टमेंट हुई है। ईयर वन में 5,800 आया, ईयर टू में 5,800 आया, और ईयर थ्री में 5,800 आया। यानी 3 मरतबा 5,800 आए हैं हमें इस मशीन ए से। हमें निकालनी नेट प्रेजेंट वैल्यू। मुझे कोई स्टूडेंट बताएगा ऑडियो ओपन करके नेट प्रेजेंट वैल्यू का क्या फॉर्मूला है? नेट प्रेजेंट वैल्यू का क्या फॉर्मूला है, कोई स्टूडेंट बताएगा भाई? फ्लो माइनस आउटफ्लो। क्या क्या? इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। लेकिन साथ एक बात भी है, एक इंपॉर्टेंट बात है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, लेकिन क्या उसका, उसकी कौन सी वैल्यू? Present value of inflows minus present value of outflows. बिल्कुल ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस, बेसिकली इनफ्लो माइनस आउटफ्लो में ये चीज रखनी है कि प्रेजेंट वैल्यू हो, इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, वो चीज हमने निकालनी है। तो आउटफ्लो तो हमारे पास है कि हमने 12,000 रुपये इन्वेस्ट किए, वो तो हमारे पास ऑलरेडी है, उसका मसला नहीं है। 12,000 तो आ गए। अब हमें निकालने हैं इनफ्लोज, हमें निकालने हैं इनफ्लोज, हमें निकालने हैं इनफ्लोज। इनफ्लोज निकालने के लिए अगर हम देखें तो हमें तीनों सालों में, ईयर वन टू और थ्री, ईयर वन ईयर टू ईयर थ्री, सेम कैश फ्लो हमें आ रहा है 5,800, 5,800 और 5,800। अब एक तरीका तो इसका ये है कि हम, क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट कैश फ्लो फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड है, तो ये हमारे पास एनवीटी की फॉर्म है, तो हम सीधा एनवीटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। किस तरह?
कि हमें पता है कि प्रेजेंट वैल्यू पूरे इनफ्लो किस तरह निकालेंगे, एनवीटी के मुताबिक, जिसका फॉर्मूला है एनवीटी पर ईयर इंटू एनवीटी फैक्टर। एनवीटी पर ईयर हमारे पास जो सेम वैल्यू है हर साल वो तो 5800 है, और मल्टीप्लाई एनवीटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 ये अगर किसी को नहीं आता तो फिर याद करना पड़ेगा, अगर आता तो आना चाहिए अभी, 1 - 1 + r⁻n/-n। इसकी बेस पे पहले हम एनवीटी फैक्टर निकालते हैं। तो 1 - 1 + रेट हमारे पास 10% था, कहाँ से पता चला, ये लिखा हुआ है 10% रेट है, रेस टू पावर कितने सालों की इन्वेस्टमेंट है, 3 सालों की, डिवाइडेड बाय रेट 0.1। अब तुम लोग बताओ मुझे कैलकुलेट करके क्या आंसर आ रहा है ये एन्युटी फैक्टर का। कैलकुलेट करो अपने कैलकुलेटर्स पे और बताओ एन्युटी फैक्टर क्या आ रहा है। एन्युटी फैक्टर क्या आ रहा है, सही बताना है सबने, जो भी कैलकुलेट कर रहा है। मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए तुम लोगों ने बताना है, ये ना कोई कोई ऐसे बैठे हैं। अच्छा, इसको ना मुझे ना 4 डेसिमल प्लेसेस तक बता दो, बेहतर है। 4 डेसिमल प्लेसेस तक बता दो तो बेहतर है। एनवीटी जो फैक्टर आ रहा है, जब जो भी आप लोगों का, उसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक अगर आप बता दो तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। 2.4868 एन्युटी फैक्टर निकाला। एन्युटी फैक्टर तब निकलता है जब कांस्टेंट कैश फ्लो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हो। अब ये कांस्टेंट कैश फ्लो तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं। एक तरीका तो ये था, एक ये था कि हम हर सालों को मल्टीप्लाई 1 + r, जिसका प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, मल्टीप्लाई 1 + r⁻⁻1, फिर -2, फिर -3 करके अलग प्रेजेंट वैल्यू निकाल के ऐड कर दें। एक ये है कि डायरेक्टली एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। 2.4868 मल्टीप्लाई 5800, ये आ जाएगा हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो 14423.44। ठीक है, 14423.44, 14423.44। ठीक है, तो 14423.44 -12000, तो ये आ रहा है 2423 2423.44। अब एक बात यहाँ पे आपने ख्याल रखनी है, उसने आपसे क्या पूछा है, कोई डेसिमल नहीं पूछा। नेट प्रेजेंट वैल्यू तो हमारी आ गई, जो कि हमने निकाल ली, ये हमारी पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो आई, तो उसमें से आउटफ्लो माइनस किया तो आंसर आ गया नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब उसने एक चीज जो यहाँ पे पूछी हुई है, कहा हुआ है, वो कह रहा है टू द नियरेस्ट डॉलर्स। टू द नियरेस्ट डॉलर्स का मतलब ये होता है कि आपने पॉइंट्स में नहीं लिखना, पॉइंट्स को हटा देना है। अब 2423 को जब हम हटाएंगे तो 2424 तो लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि आगे 44 है, 5 नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, 2423। इसका आंसर है 2423। मुझे बताओ क्लियर है यहाँ तक? ये पहली रिक्वायरमेंट क्लियर है आप लोगों को? जरा एक दफा कंफर्म कर दो, यस लिख दो अगर क्लियर है। किसी पॉइंट पे इशू है तो पूछ लो। किसी पॉइंट पर इशू है तो पूछ लो। अच्छा, दूसरा वो कह रहा है व्हाट इज द नॉन डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड फॉर मशीन ए। अब नॉन डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालना है, तो अब पेबैक पीरियड निकालने के लिए तो नॉन डिस्काउंटेड है, कोई रेट लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल 12000 ईयर जीरो में था पेबैक पीरियड, ये ईयर जीरो, फिर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। अब मैं एक एक करके वो लिखूंगा जो अमाउंट रह गई है, यानी कि 12000 मैंने इन्वेस्ट किया। अब मुझे बताओ पहले साल मुझे कितना मिल गया है, ईयर मशीन से, मशीन ए से पहले साल मुझे कितना मिल गया है? बताओ जरा, सब बताओ, सामने लिखी हुई है फिगर। कितना फायदा हुआ पहले साल मशीन ए से? 5800, गुड। पहले साल मुझे 5800 आया, फिर 58, फिर 58, यानी पहले साल मैं देखूंगा 12000 में से 5800 अगर मुझे मिल गया तो बाकी रह गया 6200। बाकी रह गया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ जो रिमेनिंग रह गया है, यहाँ लिख रहा हूँ जो रिमेनिंग रह गया है 6200। ये जो रिमेनिंग रह गया, 12000 में से पहला 5800 जब मिला, 12000 में से पहला 5800 जब मिला, तो बाकी कितना रह गया, 6200। बाकी कितना रह गया, 6200 पहला मिल गया। अब 60, पहला साल तो पूरा हो गया, अब 6200 में से अगले साल का 5800 मिला, तो बाकी रह गया 400। बाकी रह गया 400। अब ये तो कंफर्म हो गया 2 साल तो पूरे हैं, ये तो कंफर्म हो गया 2 इयर्स तो पूरे। अब आगे 400 रिकवर होने वाले, लेकिन आगे कितना मिल गया, 5800। आगे मिल गया 5800। ठीक है,
यानी 400 रिकवर होने वाला है, लेकिन आगे मिलेगा 5800। तो यहाँ पे रूल क्या है कि जब आपके आगे साल पूरा ना लग रहा हो बल्कि कुछ महीने निकालने हो, तो मैंने एक फॉर्मूला सिखाया हुआ है। ये फॉर्मूला आपको कहीं नहीं मिलेगा, याद रखना फॉर्मूला हमेशा। फॉर्मूला है फॉर्मूला है कि जब आपके पास छोटी अमाउंट रह जाए और आगे रिकवर होने वाली अमाउंट जहां से रिकवरी होनी है, इनफ्लो ज्यादा हो, तो फॉर्मूला क्या है? मंथ निकाल वो पॉइंट्स में आंसर निकालने के लिए कि अमाउंट टू बी रिकवर्ड डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो। अब अगर आप देखो कि अमाउंट टू बी रिकवर्ड लास्ट कौन सी है, 400 है। इस 400 को डिवाइड कर दो कि अगले साल के कैश फ्लो, ईयर 3 का कैश फ्लो 5800 है, डिवाइडेड बाय 5800। 400 डिवाइडेड बाय 5800 मेरे पास आ गया 0.068। 0.068 यानी मेरे पास क्या बन गया, प्लस 0.068। यानी मेरा पूरा आंसर जो बना वो क्या बना, 2.068 ईयर्स। 2.068 ईयर्स ये मेरा आंसर बन गया। 2.068 ईयर्स कैसे? कि 2 साल तो पूरे थे, लेकिन उसके बाद अब 400 रिकवर होने वाला था, लेकिन रिकवर हो गया 5800। तो 400 को 5800 पे डिवाइड करके परसेंटेज में आंसर, पॉइंट्स में आंसर आया 0.068। तो 2.068 आंसर आ गया। उसने हमसे मांगा हुआ है टू द नियरेस्ट 1 डेसिमल प्लेस। तो 1 डेसिमल में बस क्या करो, 2.0 के आगे 6 है, तो 2.1 लिख दो। 2.1 ईयर्स इसका आंसर है। 2.1 ईयर्स इसका आंसर है। ये मशीन ए के लिए निकाला था, इसलिए सिर्फ ए वैल्यूज लिए, मशीन बी की वैल्यू नहीं ली। मुझे बताओ क्लियर है यहाँ तक? मुझे बताओ यहाँ तक तुम लोगों को क्लियर है कि नहीं है? लास्ट स्टेप रिपीट कर देता हूँ। लास्ट स्टेप में मैंने सिंपल ये बताया था कि जब आपके लास्ट पे ये 400 रह गया रिकवर होने वाला, अब आगे फिगर 400 पूरी नहीं है। अगर पूरी होती तो मैं कहता तीसरा साल भी पूरा लग गया। आगे फिगर 5800 है, तो वो वैल्यू लास्ट वाली उठाएंगे और अमाउंट टू बी रिकवर्ड को डिवाइड करेंगे नेक्स्ट ईयर कैश फ्लो यानी 5800 से। तो आंसर आ गया 0.068। तो 2 ईयर्स में वो ऐड कर देंगे 0.068, तो 2.068 आंसर आ जाएगा। और लास्ट पे मैंने बस 068 1 डेसिमल प्लेस पे लेके जाना था, तो 2.1 कर दिया उसको, 068 2.1 कर दिया। अच्छा, कौन सी वैल्यू ऐसी है जो कि वो कह रहा है कि C10 में आनी चाहिए? अब स्प्रेडशीट के मुताबिक C10 अगर हम देखें, तो C और 10 ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। ये C10 में क्या क्या वैल्यू आनी चाहिए, यानी C10 में अब आने तो प्रोडक्शन ओवरहेड चाहिए, तो हम कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने हैं। तो उसने बोला है कि हाँ, उसने बोला है कि हमारे पास ये जो 7,000 पर एनम तो आया था कंट्रीब्यूशन, लेकिन अभी इसमें प्रोडक्शन ओवरहेड जो हैं, वो इंक्लूडिंग स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन ऑफ 3,000 पर ईयर। अब वो हमसे पूछ रहे हैं व्हाट वैल्यू शुड कम इन C10, यानी वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स पूछ रहा है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स पूछ रहा है, ठीक है। अब मसला ये है कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो है हमारे पास, ये हैं, ये जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमारे पास है, इसमें स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन भी है। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन भी है। तो हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन निकालनी है। हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन निकालनी है। किस तरह निकालेंगे मैं बताता हूँ, लेकिन दोबारा समझ लो। हमें यहाँ लिखने की प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने माइनस हो रहे हैं। अब स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन हमें यहाँ से निकालनी है। सवाल ये नहीं बनता कि, आप लोगों का सवाल ये नहीं बनना चाहिए ना कि सर वो उन्होंने लिखा हुआ है प्रोडक्शन ओवरहेड्स 3,000 के हैं, उसमें स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन भी है, तो आप उसे निकाल क्यों रहे हैं? जब प्रोडक्शन ओवरहेड्स 3,000 के हैं तो लिख दें चुप करके 3,000। तो मैं यहाँ बता दूं कि हमारा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एक रूल है कि हम नॉन कैश एक्सपेंसेस को इग्नोर करते हैं। मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया हुआ है, मेरे स्टूडेंट्स ने लेक्चर्स में ये चीज देखी होगी कि नॉन कैश एक्सपेंडिचर्स को हम इग्नोर करते हैं। जब इग्नोर करते हैं तो डेप्रिसिएशन तो है नॉन कैश, इसीलिए इस 3,000 में से वो डेप्रिसिएशन हम साइड में करें, क्योंकि वो हमारा ताल्लुक ही नहीं है। और यहाँ पे हमें नेट कैश फ्लो चाहिए, प्रॉफिट नहीं चाहिए। कैश फ्लो में नॉन कैश चीज कहाँ से आ गई? वो कहाँ से आ गई नॉन कैश चीज? तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे, किस तरह निकालेंगे मैं आपको तरीका बता दूं। अब प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमारे पास टोटल है 3,000 पर एनम, लेकिन उसमें से हमें डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। डेप्रिसिएशन माइनस कर ली तो जो ओवरहेड हमारे पास डेप्रिसिएशन माइनस करके आएंगे वो नीचे लिखने हैं। अब डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। डेप्रिसिएशन अगर देखें तो मशीन भी हमने किस पे ली है, 10,000 की ली है। 4,000 स्क्रैप वैल्यू 3 सालों के बाद, तो पर ईयर डेप्रिसिएशन निकालते हैं ना कि कितनी आएगी। पर ईयर अगर हम डेप्रिसिएशन निकालें तो वो आएगी कॉस्ट 10,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू 4,000, 1 साल की डिवाइडेड बाय 3 साल की लाइफ है, तो 1 साल की डेप्रिसिएशन 6,000 डिवाइड बाय 3 आ गई 2,000। यानी डेप्रिसिएशन टोटल कितनी हो गई 2,000 की।
डेप्रिसिएशन टोटल कितनी होगी 2000 की, तो 3000 में से मैं 2000 माइनस करूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 1000। यानी मैंने पूरे प्रोडक्शन ओवरहेड्स 3000 नीचे नहीं लिख देने, वो नॉन कैश आइटम भी उसके अंदर है, उसको निकालना है पहले। वो किस तरह निकाला, 10,000 माइनस 4,000 डिवाइड बाई 3, 2000। तो यहाँ पे आएगा 1000। तो उसने ये पूछा C10 में क्या आएगा, तो मैं बोलूंगा 1000 आएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ सबसे बड़ी गलती यही करेंगे कि 3000 डायरेक्ट लिखाएंगे, अगर उनको पॉइंट याद ना आया डेप्रिसिएशन वाला। आपको तो याद रहेगा इंशाल्लाह, आपने उसको निकाल देना है, निकाल के बाकी आप ओवरहेड्स लिखने हैं। ठीक है। और अब वो साथ ही पूछ रहे हैं कि कौन सी वैल्यू आएगी B11 में। तो B11 बनता कहाँ पे है, पहले देखते हैं। बी मेंटेनेंस कॉस्ट, हाँ यहाँ पे वो पूछ रहा है कि मेंटेनेंस कॉस्ट में क्या वैल्यू आएगी। अब मेंटेनेंस अगर देखें तो है कितनी वैसे हर साल की, मेंटेनेंस कॉस्ट है 1200। वो तो सीधी सीधी दी हुई है 1200। और अच्छा मजे की बात ये है B11 एक्चुअल में है ईयर जीरो। अगर आप देखो ना, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती पता है क्या करेंगे, स्टूडेंट्स कहेंगे कि मेंटेनेंस कॉस्ट ईयर जीरो में क्या क्यों आ रही है, वो तो ईयर 1 ईयर 2 और ईयर 3 में आनी चाहिए, वो यही बोलेंगे, जिस वजह से वो आंसर लिखेंगे जीरो गलती से। लेकिन मेंटेनेंस के बारे में उसने पूरी एक क्लियर बात बताई हुई है कि मेंटेनेंस कॉस्ट जो है ना वो 1200 की जो है पर ईयर विल बी पेएबल ईच ईयर इन एडवांस। एडवांस का मतलब ये है कि पहली उसकी जो पेमेंट है मेंटेनेंस की, ये 1200 की, वो इसी पॉइंट पे जाएगी, ईयर जीरो पे ही जाएगी। यानी कि ईयर जीरो पे ही ईयर 1 की चली जाएगी, एडवांस में चली जाएगी। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1200, जो मेंटेनेंस कॉस्ट। मुझे बताओ क्लियर है यहाँ तक। पहला टास्क तो हमने पूरा कर लिया। यहाँ तक क्लियर है तो यस लिखो, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। अभी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल नॉर्मल टॉपिक्स हमने किए होते हैं, लेकिन अगर एमटीक्यू से अगर एक दफा हम गुजर जाए इस तरह के टेक्निकल एमटीक्यू स्प्रेडशीट्स के साथ, तो हमारे लिए काफी फायदा हो सकता है एग्जाम में। बताओ भाई क्लियर है यहाँ तक, यस लिखोगे क्लियर है, कोई इशू है तो पूछ लो। कोई इशू है तो पूछ लो, क्लियर है तो बताओ। हाँ भाई स्टूडेंट्स बैठे हुए हो क्या, थक गए हो क्या हुआ। अच्छा, लास्ट टू कंफ्यूज इन लास्ट टू टॉपिक, टॉपिक कौन से टॉपिक, या फिर लास्ट टू ये जो क्वेश्चंस हैं ये। हाँ भाई जाहिद भाई क्वेश्चंस, अच्छा। लास्ट टू में मैं बता देता हूँ देखो। वो कह रहा है कौन सी वैल्यू C10 में जानी चाहिए। C10 पहले हमने सेल में देखना है, C10 आ रहा है यहाँ पे, ये डब्बा आ रहा है, ये बॉक्स आ रहा है, इसी बॉक्स आ रहा है प्रोडक्शन ओवरहेड के सामने, सिंपल वो पूछा प्रोडक्शन ओवरहेड्स बताओ। अब यहाँ पे आने प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड हमें सवाल में बताए हुए 3000 के, सीधे सीधे बताए हुए हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड हमें सवाल में 3000 के यहाँ पे बताए हुए हैं। ठीक है। बस मसला ये है, ये जो प्रोडक्शन ओवरहेड हमें यहाँ पे, मसला ये है कि ये जो प्रोडक्शन ओवरहेड हमें यहाँ पे 3000 के बताए हुए हैं ना, उनका एक छोटा सा मसला ये है कि ये प्रोडक्शन ओवरहेड में ना स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन भी ऐड है। ठीक है। और प्रोडक्शन ओवरहेड बताते हो टोटल 3000 के हैं जिसमें डेप्रिसिएशन भी ऐड है। तो बस मैंने क्या किया कि प्रोडक्शन ओवरहेड में से जो 3000 के टोटल थे उसमें डेप्रिसिएशन ऐड थी, वो डेप्रिसिएशन माइनस करनी है बाकी वैल्यू के लिए। ठीक है। तो अब ये 2000 जो है, अगर मैं सवाल में जाके देखूं तो ये कहाँ से आया, डेप्रिसिएशन मैंने खुद निकाली है। डेप्रिसिएशन मशीन बी की कैसे निकली, 10,000 कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। अब डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला तो आना चाहिए ना इसके लिए, आपने एफए में पढ़ा होगा, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द एसेट। तो कॉस्ट 10,000 माइनस 4,000 डिवाइड बाय 3 साल की लाइफ है, तो उससे मैंने निकाली कि एक साल में एसेट कितना डेप्रिशिएट होगा 2,000 का। अब ये 3,000 थी एक साल की, पर ईयर है ना, 3,000 पर ईयर लिखा हुआ है। तो माइनस 2,000 जो साल की डेप्रिसिएशन है वो माइनस की, तो मेरे पास वो प्रोडक्शन ओवरहेड आ गए जो अब डेप्रिसिएशन से पाक है। वो ओवरहेड जिसमें डेप्रिसिएशन नहीं है, वो ओवरहेड यहाँ पे मैं लिखूंगा, जो मैंने लिखे हैं 1000 के, वो यहाँ से इस तरह आए हैं। ठीक है। और दूसरा मेंटेनेंस को तो सिंपल उसने बोला था कि 1200 की है, वो सीधा सीधा यहाँ पे आ गई। अब चूंकि ये ईयर जीरो में ही, यानी उसने अभी लिख दिया, तो वो मैंने ये बताया था, ये पॉइंट मैंने बताया था कि मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में उसने कहा है कि वो आपके एडवांस में है। एडवांस का मतलब ये है कि पहली जो है वो अभी चली गई है। ईयर जीरो का मतलब दूसरा मतलब होता है अभी। वाई जीरो यानी यहाँ पे जो T0 है उसका मतलब है अभी। तो अभी किसकी हम क्यों पे करें, क्योंकि हमने पहले साल की एडवांस में जो पे करनी तो अभी पे करेंगे ना। पहला साल स्टार्ट आज से हो रहा है तो आज ही पे करेंगे, अभी पे करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे 1200 की मेंटेनेंस आएगी जो अभी पे हो रही है। ठीक है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने पूछा कि ये जो 2468 ये किस तरह आया। ये हमने ये फॉर्मूला लगाया है एनवीटी का।
ये हमने फॉर्मूला लगाया है एनवीटी का। एनवीटी का फॉर्मूला क्या बताता है कि जब आपके कांस्टेंट कैश फ्लोज हो तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला है एनवीटी पर ईयर इंटू एनवीटी फैक्टर। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा एनवीटी फैक्टर निकालने का ये फॉर्मूला है, उससे आया है 2.4868। ठीक है, अगर ये टॉपिक पढ़ा हुआ फिर क्लियर होगा, अगर नहीं पढ़ा हो तो टॉपिक आपको पढ़ना होगा नॉलेज के लिए। है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें वो पूछ रहे हैं कि डज ईच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस अप्लाई टू एनपीवी नॉन डिस्काउंटेड बोथ ऑफ दीज मेथड नाइदर ऑफ दीज। मतलब वो पूछ रहे हैं कौन सी ऐसी चीज है जो एनपीवी पे अप्लाई होती है नॉन डिस्काउंटेड पे, या कोई सी ऐसी चीज दोनों पे होती है दोनों पे नहीं होती, तो हमें बताना है। इट कंसीडर द इफेक्ट ऑफ रिपोर्टेड प्रॉफिट्स। वो कह रहा है ये कंसीडर करता है इफेक्ट ऑन रिपोर्टेड प्रॉफिट, का मतलब प्रॉफिट देखता है। तो भाई मैंने आप लोगों को इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़ाते हुए पहली बात बताई थी कि किसी भी इन्वेस्टमेंट टेक्निक में प्रॉफिट यूज नहीं होता, हमेशा यूज होते हैं तो कैश फ्लोज यूज होते हैं, कोई भी मेथड हो। इसलिए ये होगा नाइदर मेथड, यानी ना एनपीवी में और ना ही नॉन डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में रिपोर्ट प्रॉफिट यूज होता है। हमेशा यूज होगा तो कैश फ्लो यूज होगा, तो दोनों मेथड्स में ये यूज नहीं होता। पहला तो मैंने बता दिया। इट इज कैश फ्लो बेस्ड, तो ये मैंने आपको बताया, अभी बताया कैश फ्लो बेस्ड है, तो हम लिखेंगे बोथ मेथड्स। ये दोनों मेथड्स ऐसे हैं जो कैश फ्लो बेस्ड है। ठीक है, अच्छा। इट टेक्स इनटू अकाउंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब चूंकि ये नॉन डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड है तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को तो कंसीडर नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है जो नॉन डिस्काउंटेड है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि उसमें हम इस तरह की कुछ सिनेरियो को देखते ही नहीं कि फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यूज पे बैक या इनफ्लो आउटफ्लो बस देखते हैं कितने अरसे में रिकवर होगा। हाँ, यहाँ डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड होता तो मैं फिर कहता टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है, तो ये तो नहीं होगा। हाँ, एनपीवी जो है वो एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करेगा, क्योंकि ये एडवांस मेथड्स में आता है। एडवांस मेथड में मतलब कि जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं, जिसमें डिस्काउंटेड पे पीरियड एनपीवी और आईआरआर आता है, ये पढ़ाते हुए बताया हुआ है। इट सिलेक्ट्स प्रोजेक्ट्स दैट क्विकली रिकॉप देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। वो कह रहा है कि ये इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो क्या कहते हैं बताता है कि कितने अरसे में इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी। तो वो डिस्काउंटेड पेबैक नॉन डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड ही है, क्योंकि पेबैक पीरियड यही बताता है कि आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कितने अरसे में कितनी जल्दी आपको रिकवर हो जाएगी। यहां तक क्लियर हो गया? अगर यहां तक क्लियर है तो एक मरतबा यस लिखें। यहां तक क्लियर है तो एक मरतबा यस लिखें। यहाँ पे हमारे ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एमटीक्यू खत्म है।